अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप मुझे व्हाट्सअप के नंबर पे और कमेंट्स की सूरत में मुझे दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, मोहब्बतें बांटते रहिए, आप पे अल्लाह की रहमत ख़ास होगी। छोटा सा जी एक मैसेज प्रोग्राम के शुरू में ही, एक बहन जिन्होंने मजबूरन, मेरी बहन मैं आपका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपका इलाका और नंबर के मोबाइल नंबर आखिरी बता रहा हूँ ताकि आप तक कोई मेरा पैगाम भी आपका जानने वाला पहुँचा दे। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे रब्ता कैसे करूँ। आपने कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे रब्ता किया था कि मदद हो सके, और मैंने किसी को ज़िम्मे लगाया था जो ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं, और उन्होंने आपकी हेल्प कर दी है। तो आपकी अमानत कैश की सूरत में कुछ मेरे पास है जो आप तक मैंने पहुंचानी है, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो इस वक्त ऑफ जा रहा है मुसलसल, और क्योंकि आपने कहा था अर्जेंट है और आपको बहुत जल्दी थी। अल्लाह बेहतर जानता है क्या परेशानी हुई है, क्या मसला बना है कि आपका मोबाइल नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। तो आपका इलाका लाहौर का टाउनशिप का इलाका है, आप समझ जाएंगी। ये इशारा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मुझसे रब्ता करें। लाहौर टाउनशिप में आपकी रिहाइश है और आपका मोबाइल का जो नंबर है 439 एंड का नंबर है जिससे आपने मुझसे रब्ता किया था। तो बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता कीजिए, क्योंकि वो आपकी अमानत है। आपने मुझे कहा तो मैं जो बाहर रहते हैं लोग उनके ज़िम्मे लगा देता हूँ। जो मदद करना चाहे तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे मदद की आपकी, और वो कैश पैसे मैंने आपको पहुँचाने हैं। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके, कोई सुन रहा है आपके जानने वाला जो जान गया हो, जिनकी बेटी की वो गरीब हैं काफ़ी और उनकी शादी है, तो प्लीज़ उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दे ताकि वो मुझसे रब्ता करें और मैं उनकी अमानत उन तक जिस भी तरीके वो कहें मैं उनको पहुंचा दूं। आज की स्टोरी सुनाने से पहले आपने अली की ईद पे ईद गिफ्ट के नाम से मैंने कहानी शेयर करवाई थी। उस बच्चे की कहानी को बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, बहुत सारे लोग रो भी पड़े, बहुत सारे लोग इमोशनल भी हुए। बड़ा मैं भी शायद हो गया हूँ कहानी में लिखा। बाकायदा अली ने भी कहा कि आप भी इमोशनल हो गए थे। लोगों ने लिखा माँ का तो रिश्ता ऐसा है, मैं अभी भी थोड़ा सा माँ के बारे में बोलूँगा मेरे आंसू निकल आएंगे। मैं 6-7 साल का था जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो अम्मी माँ, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलता माँ के, मैं बोलूँगा तो मैं वीक हो जाता हूँ। मैं जितना मजबूत हूँ उतना कमज़ोर हो जाऊँगा। मैं अभी यकीन माने बोलूँगा रो पड़ूँगा। अली की वालदा के लिए जी दिल से सब दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में एक बुलंद मकाम अता फरमाए, और उनके बच्चों को, उनके शौहर को अल्लाह ताला ने जो सब्र अता कर भी दिया है, वो सुकून में सब्र में आ भी चुके हैं। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उन पर रहमत ख़ास करे। और बार बार अली ने भी कहा है और मैं भी दिल से कहूँगा, माएँ सांझी होती हैं। अली की वालदा के लिए ढेर सारी दुआएं। या मेरे मालिक, मेरी उस माँ को जो अली की माँ है, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। अली बच्चे, आपकी स्टोरी में मैंने आपकी इजाज़त से एंड में आपकी वो फीलिंग, जो आपके जज्बात थे, वो आपने जिस तरह बोला था, वो मैंने उसी तरीके चलाया आपकी इजाज़त से। सिर्फ ये दिखाने का मतलब ये था कि आज के दौर में भी पुरानी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इनकारी हैं जी, जिन्नात जिन भूत ये सब वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज के दौर में भी ये सब कुछ हो रहा है। अली की कहानी को 10 साल पुरानी नहीं है, अभी की है, अभी हुआ है उनके साथ ये सब कुछ। तो ढेर सारी दुआएं अली के लिए दायरा कड़ा मैंने सिखा दिया हुआ है प्रोग्राम में जो मैं कर रहा हूँ। अली बच्चे, अगेन लव यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। कहानी शुरू करता हूँ जो सीक्वेंस एक मुझे भेजा होमना जी ने जर्मनी से, जर्मनी का आसेफज़दा घर जो टाइटल चल रहा है, उसका आज मैं पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 थोड़ा सा 1-2 लाइन्स में बता देता हूँ अगर किसी को भूल गया हो तो। कहानी है अमीना की, जिन्होंने अपने शौहर के साथ घर ढूंढा, और घर ढूंढते ढूंढते उनको एक जगह, हाँ कुछ लोगों ने लिखा हुआ था जी बालकनी कैसी है भाई, उनका घर तो ग्राउंड फ्लोर पे है। भाईयान, ये इस अंदाज में घर बने हुए देखे तो मैंने भी नहीं। उन्होंने जो मुझे तस्वीरें भेजी हैं, आप उन बालकनी की तस्वीरें भी देख लेंगे जो मैं शेयर करवा दूंगा आगे, कि ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लेकिन हर मुल्क का एक अपना स्टाइल है बनाने का, उन्होंने कैसे बनाया, लेकिन वो तस्वीरें वगैरह मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा पार्ट 3 में। अमीना की कहानी, जिन्होंने एक घर ढूंढा और उसमें पहली रात उनके साथ क्या हुआ, कैसे लोगों का बर्तन गिरने की आवाज़ आई, और उसके बाद वहाँ पे वो डर के भागी जब लोग उनके करीब खड़े बातें कर रहे थे। वो लेटी हुई थी और भागती हुई वो बाहर चली गई। अपने शौहर को देखा और वो भी बजाय अपनी बीवी को डरा सहमा देख के उनके पास आते, उन्होंने गुस्से में अपनी बीवी को इस तरह देखा कि क्यों जूतों के बगैर और दुपट्टे के बगैर बाहर आई हो, जाओ
जूते पहन के आओ और दुपट्टा पहन के आओ। तो अमीना बेचारी जो खौफजदा हो गई थी, उसको ये हिम्मत थोड़ी सी आ गई, चलो शौहर बाहर खड़ा है, मैं जल्दी से जूते और दुपट्टा पहन के आऊँ। अंदर गई, वो जूते भी पहन के आई, दुपट्टा भी सर पे ओढ़ के आई, लेकिन जब बाहर आई तो शौहर जा चुके थे। ये कहानी आपको याद आ गई होगी, जो एक ऐसे घर में शिफ्ट हुए थे जिसके बिल्कुल सामने एक चर्च, और उस चर्च के साथ 18वीं सदी का बना हुआ पुराना चर्च, उस चर्च के साथ बना हुआ वो प्ले ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेलते थे। खेलते नहीं थे, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाया हुआ था। क्या हुआ, वहीं से शुरू करते हैं कहानी का सीक्वेंस जहाँ से टूटा था। हुमना जी इतनी अच्छी राइटर हैं, वो बहुत अच्छा नावल लिखती हैं। उन्होंने जिस तरह स्टोरी मुझे लिख के भेजी है, जैसे खूबसूरत सा नावल लिखा जाता है, वैसे लिख के भेजी है। मेरी अभी भी उनसे मैंने इजाज़त ली, उनकी इजाज़त से, हुमना जी आपकी इजाज़त से, आपका बड़ापन है, आपने इजाज़त दे दी। मैंने कहा जितनी खूबसूरती से आपने लिखा है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है मैं उस अंदाज़ में, उस खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ सकूँ, क्योंकि वो नावल कोई पढ़े तो उसको मज़ा आ जाएगा। पढ़ते हुए मैं भी खो गया था। तो मैंने उनकी इजाज़त से कहा कि मैं इस कहानी को अपने अंदाज़ में थोड़ा सा बयान करूँगा, क्योंकि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो याद नहीं कर सकता। कोशिश करूँगा, अच्छा तो नहीं उस अंदाज़ में पढ़ सकता, कोशिश करूँगा अंदाज़े बयां ऐसा हो कि सुनने वाले कहानी में खो जाएं, उनको कहानी का मज़ा आए। तो वहीं से कहानी शुरू करती है। जब वो भागती हुई अंदर गई तो अंदर से वापस आई, शौहर को ना पाया, परेशान खड़ी रहीं, अल्लाह का नाम लिया। शौहर को कॉल भी की, शौहर ने कॉल अटेंड नहीं की। अमीना अंदर चली गई। जाते ही मोबाइल पे रब का कलाम कुरान मजीद तिलावत की सूरत में लगा दी और अपना दिल, खौफ से धड़कते हुए दिल को किचन में खड़ी होके बर्तनों में ऐसे इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन असल में अवॉइड कर रही थी उन जिन्नात को, उस मखलूक़ात को जो उस घर के अंदर मौजूद थी। जिस शख्स को पता लग जाए जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ कोई और भी है, थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मुझे सुन रहे हैं, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, पीछे भी है, वहाँ भी है, मैं जिस सिमत में भी देखूँ कोई ना कोई है। और कौन है वो? जिन है, जिन, जो आंखों को नज़र नहीं आ रहा। जब लाइट बंद हो जाए, सिर्फ आंख भी चपकती हुई नज़र आ जाए कि कोई आंख झपकी है, तो इंसान का दिल धड़कना भूल जाता है। और वो एक अकेली कमज़ोर सी औरत कांपती हुई धड़कते दिल के साथ उस किचन में खड़ी थी, जहाँ पे उसको पता था मैं नहीं, यहाँ और भी बहुत सारे जिन्नात मौजूद हैं। जब शौहर घर तशरीफ़ ले आए और दरवाज़ा खोला, जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो अमीना की खौफ का हालम यह था कि शौहर के इस तरह अचानक आने पर उनकी चीख निकल गई। शौहर समझ गए, मियाँ साहब अली भाई, उनके शौहर अली, कि अमीना डरी हुई है। भाग के बीवी तक पहुँचे और पूछा क्या हुआ। तो बीवी जो पहले ही डरी सहमी थी, उसने अपने शौहर को सारी कहानी सुना डाली। वो इतनी घबराई हुई थी, वो इतनी बेचैन थी, क्योंकि मैंने कहानी को ख़त्म यहाँ पे किया था कि उस घर में अमीना के साथ और क्या क्या हुआ अगली कहानी में, तो वही सीक्वेंस वहीं से शुरू। जब शौहर को सारी कहानी सुना दी, शौहर ने उसको दिलासा दिया और कहा जल्द ही हम इस घर को चेंज कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। अब वो घर में आ चुके थे, लेकिन अभी भी गिला था अमीना का, आपने मेरे साथ आज इतना बुरा किया है। मैं डरी सहमी जब बाहर आई हूँ तो आपने मुझे पूछने के बजाय, मेरे करीब आने के बजाय मुझे गुस्से से देखा और कहा दुपट्टा और जूती पहन के आओ। तो अली हैरान हुए, ये कब की बात है? अमीना ने बताया तो उसने कहा मैं तो घर से निकलने के बाद बाहर रुका ही नहीं, और यहाँ पे कौन से मेरे जानने वाले आ गए जिनके साथ खड़ा होकर मैं बातें करूँगा, वो मैं नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर अमीना ने सवाल किया फिर वो कौन था जो अली बन के सामने खड़ा था? अली ने कहा लगता है तुम थक गई हो, तुम्हारा वहम है, तुम डर गई हो अमीना, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये मामलात, जिन्नात और इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में पहली दफ़ा होने लगी थी, इसलिए अली अपनी बीवी को हौसला दे रहा था, उसका डर कम करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में यही चल रहा था, अली के दिल में, अमीना डर गई है, अमीना वहम का शिकार हो गई है। अली के घर में मौजूद होने से उसी रात अमीना को इतना तो हौसला हो गया कि शौहर घर में है, लेकिन उसने फ़ोन उठाया और पाकिस्तान अपने माँ बाप को कॉल मिलाई और उसके बाद वो सारा वाक़या उनको सुनाया। माँ ने, बहनों ने जब वो सारा वाक़या सुनाया तो वो परेशान भी हुई और साथ ही उन्होंने कहा तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ पे बड़े बड़े पीर फ़कीर आमिल और कौन कौन रहता है, हमारे लिए तो मसला ही नहीं पाकिस्तान में, तुम्हारा फ़ौरन हम मसला हल करवा देंगे, मसला ही तो बात ही कोई नहीं है, बस तुम एक काम करो जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ, मसला हल हो जाएगा।
अमीना ने भी दिल में सोच लिया, हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं पाकिस्तान जाके इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कराती हूँ। जब मियाँ बीवी रात को सोने लगे तो अमीना ने अली से कहा, जितनी जल्दी हो सके इस घर को तब्दील कीजिए, मैं इस घर में एक दिन भी गुजार नहीं सकती। आप तो चले जाएंगे जहाँ पे इतने जिन्नात हैं, मैं कैसे वहाँ पे दिन गुजारूंगी। तो अली ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं अमीना, सुबह ऐसे करते हैं, जब मैं काम पे जाऊँगा तो तुम्हें मैं अपने एक दोस्त उसकी वाइफ के पास छोड़ जाऊँगा, दोस्त के घर छोड़ दूँगा, तुम उसकी बीवी के साथ सारा दिन गुजारना, शाम को मैं तुम्हें वहाँ से लेता हुआ आऊँगा। दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए लेट गए उस घर में जिसके हर कोने में कोई ना कोई ऐसा था जो आंखों को नज़र नहीं आ रहा था लेकिन मौजूद था। आमना आंखें बंद करके लेटी थी। हौसला उस शख्स का था जो अली था, जो पास लेटा था, तो जिससे उसको हौसला ढारस बंधी हुई थी, हौसला मिला हुआ था। वरना तो उसका दिमाग और दिल जानते थे दोनों, इस बेड के करीब भी कोई खड़ा है। और सोते हुए आंखें बंद किए भी उसका दिल कह रहा था, अभी आंखें खोलोगी तो ऊपर कोई झुका हुआ होगा, साइड पे देखोगी तो वहां पे फिर कोई खड़ा हंस रहा होगा, उस कोने की तरफ देखोगी तो वहां पे फिर कोई आंखें होंगी जो झपकती हुई लाल लाल सी सुर्ख आंखें तुम्हें देख रही होंगी। अब आपके दिल में ये ख्यालात चल रहे हों, जिस वक्त आपके दिमाग ने कुछ लम्हे, कुछ घंटे पहले ये सब कुछ खुली आंखों से, खुले दिमाग से, जागती आंखों से महसूस किया हो, वहाँ पे बशर सो नहीं सकता। वो रात सारी जागती रही। अली गहरी नींद सो गया, थका हारा आया था सारे दिन का, उसको गहरी नींद आई और वो सो गया। अमीना रात सारी जागती रही। कभी कभी आंखें खोल के देख लेती थी कि आया कोई वाकई सामने ऊपर साइड पे कहीं आके कोई खड़ा तो नहीं हो गया, लेकिन जल्दी से फिर खौफ के मारे आंखें बंद कर लेती थी। जैसे मैं अभी चुप कर गया हूं, खामोशी हो गई है, ऐसे ही खामोशी थी पूरे कमरे के अंदर। सिर्फ कभी कभी आवाज दूर से कोई आती थी, बाहर की कोई आवाज, या सिर्फ एक आवाज रात को आती थी, टन टन टन। वो घड़ियाल जो 9 बजे 9 दफ़ा बजता था, रात के 10 बजे 10 दफ़ा घड़ियाल बजाता था, 12 बजे 12 दफ़ा बजाता था, और रात के 1 बजे टन 1 दफ़ा घड़ियाल बजाता था, जो उस आवाज़ को दूर दूर तक सुना जा सकता था। या फिर उसके कान सुन तो नहीं पा रहे थे, लेकिन वहम और खौफ के इस हालत में थे, उसको लगता था कि जो गहरी नींद सो पड़ा है, इसको तो पता भी ना लगे, जो वहम समझ के सो गया है कि मेरी बीवी का वहम है, जबकि मैं सचमुच का देख चुकी हूँ। अभी भी शायद कोई हंस पड़े, अभी भी कोई हल्का सा कहका मेरे कानों तक पहुँच जाए कि तुम्हारा शौहर सोया हुआ है, हम तो जाग रहे हैं। और ये सब कुछ सोचते सोचते सुबह हो गई। वो एक पल को भी नहीं सो सकी। अली ने उठते ही देखा बीवी को और कहा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो रही हैं, क्या हुआ, तुम सोई नहीं हो? उसने कहा, मैं रात सारी खौफ के मारे सो नहीं सकी हूँ। अली ने कहा, ठीक है, मैं जब ऑफिस अभी जाने लगूंगा तो मैं फलां दोस्त के घर छोड़ता हुआ जाऊंगा। अमीना उठी, उसने नाश्ता वाश्ता बनाया, दोनों मियाँ बीवी ने ब्रेकफास्ट किया, और जब अली रेडी हुआ तो उसने भी अमीना को साथ लिया और अपने दोस्त के घर पहुंच गए। वहाँ पे सलाम दुआ के बाद उसने अपनी दोस्त की वाइफ को कहा, दोस्त से कहा कि आज मेरी बीवी आपकी तरफ रहेगी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वापसी पे इंशाल्लाह मैं इनको लेता हुआ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। उस दोस्त की वाइफ बहुत ही नाइस खातून थी, वो अमीना से बहुत प्यार से मिली। उन्हें एहसास ही नहीं होने दिया कि कोई मेहमान आया है, वो इस अंदाज में मिली जैसे कोई अपना करीबी फैमिली में से कोई आया है। अमीना को उलझा हुआ, परेशान सा इस तरह का देखा हुआ, वो समझ गई कोई मामला गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा अमीना से, क्या बात है, मुझे बताइए। और अमीना ने भी अपनायत और अपनापन उनके अंदर महसूस करते हुए सारी कहानी उनको सुना दी कि ये कुछ हुआ है। उन्होंने काफ़ी अमीना को हौसला दिया। शायद उनके साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए अमीना समझने से कासिर थी कि उन्होंने इस बात पर यकीन किया या नहीं किया, लेकिन वो अमीना को हौसला ज़रूर दे रही थी। अमीना उनके साथ सारा दिन इस तरह मसरूफ़ रही, गपशप करती रही कि अपनी उस जिनात वाली परेशानी को जो कल रात को उनके साथ हुई थी टोटली भूल गई। ऐसी उनके साथ गपशप में इन्वॉल्व हुई, ऐसा दिन सारा गुजरा कि उनको उस वक्त जब शौहर ने बाहर से आके बताया
कि आपके हस्बैंड आए हैं बाहर आपको लेने के लिए, तो उस वक्त उनको याद आया वो घर भी और उस घर के अंदर रहने वाले जिन्नात भी एकदम से दोबारा उसके दिमाग पे सवार हो गए, क्योंकि सारे दिन में वो इस तरह मसरूफ़ रही थी कि भूल बैठी थी उस वाक़ये को। खुदा हाफिज़ करके जब शौहर की गाड़ी के पास गेट उसने गाड़ी का खोला और फ्रंट सीट पे शौहर के साथ बैठ के उसने ठक गेट बंद किया, उसी लम्हे से दिमाग ने उस घर के मुतालिक और उस घर में उस वाक़ये के मुतालिक सोचना दिमाग ने शुरू कर दिया। साथ ही वो जो दिल की धड़कन सारा दिन नॉर्मल रही थी उसको तेज़ करना शुरू कर दिया। दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थी। फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो उस घर में रहते हैं, जो इंसान नहीं जिन्नात हैं। ये सोचना ही एक इंसान को कप कपाने के लिए, खौफज़दा करने के लिए काफ़ी होता है। अमीना भी गाड़ी में खौफज़दा हो गई थी। थोड़ी देर में गाड़ी में सफ़र करते हुए गाड़ी अपने सफ़र की तरफ रवां दवां थी, तो अली बोला, कल से मैंने वर्कर को बुलाया है, घर की कल से हमने सेटिंग का काम शुरू करवाना है, तुम थोड़ा सा हौसला पकड़ो और घर की काम सेटिंग करवाएं। तो अमीना ने कहा, आपका मतलब है मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा? अली ने कहा, जब तक कोई और घर नहीं मिल सकता अमीना, मजबूरी है तो कहाँ रहेंगे? आखिर ये घर भी इतने अरसे के बाद मिला है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि कल कोई और घर मिल जाए या हफ्ते में कोई घर मिल जाए। घर मिलने में कितना टाइम लगता है, तो मजबूरी है ना। तो ये सामान इस तरह पैक तो नहीं पड़ा रहेगा कि सिवाय कुछ चीज़ें जो हमने निकाल के रखी हैं, बाकी तो सब कुछ पैक है। हौसला रखो, हम जल्द ही घर को तब्दील कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। कल से तुम वहां पे सामान सेट करवाओ। वो रात भी उसने कुछ जागते हुए, कुछ किसी लम्हे अमीना की आंख लग जाती और वो सो जाती, लेकिन फिर खौफ से जाग जाती। शौहर की मौजूदगी के शौहर का पास लेटा होने उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था कि लेटा है कोई पास। लेकिन कोई कहके लगाने वाला, कोई खौफनाक, कोई भयानक सा चेहरा, कोई भयानक सी आत्मा, कोई भयानक सा जिन, कोई भयानक सा भूत चुड़ैल जो उसके दिमाग में था, उसको मौजूद था। जो इस घर में था, उसका दिमाग जानता था उस घर में मौजूद है। खौफ तो था। सुबह हुई, लोग आ गए जिन्होंने घर का सामान सेट करवाना था, और वो भी उनके साथ दिन की रोशनी में सामान सेट करवाने में लग गई। पहला दिन भी, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी वो इस तरह मसरूफ़ रही, इतनी थक गई सामान सेट करवाने में कि उन तीनों रातों में वो नींद आ जाती, उसको सो जाती। वो अपने बिस्तर पे लेटती तो इतनी थकी होती, उसको गहरी नींद आ जाती। और इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, यहाँ तक कि उसका दिमाग, वो जो खौफ में मुब्तला था, अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो चुका था। और अब वो खुद सोच रही थी, कहीं मेरा वाकई वहम तो नहीं था, अली सच तो नहीं कह रहे कि मेरा वहम था। अली ने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया और मुझे बार बार कहते रहे, अमीना ये तुम्हारा वहम है। वो खुद इन बातों को सोचना शुरू होगी, मुझे लगता है मेरा वाकई कहीं वहम था, ऐसा था नहीं। मैं शायद डर गई थी, मैं शायद खौफज़दा हो गई थी, या शायद इस तरह मैं वो अपने आप से इस तरह की बातें करती, लेकिन इस तरह मसरूफ़ रहती कि कुछ दिन उसके बिल्कुल खैर व आफियत से गुजरे, उसके साथ कुछ भी, कोई भी वाक़या नहीं हुआ। अब वो अपने घर में मसरूफ़ हो गई थी। उसको ऐसा लगा था, हाँ शायद कोई वाक़यात हुआ था, शायद कोई वहम था ऐसा जो हुआ था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। उसको उस घर में रहते हुए कुछ दिन हुए थे, शायद 10-15 दिन हुए होंगे। शाम के 6 बजे का टाइम था। उसने चाय बनाई, घड़ियाल ने टन 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 6 दफ़ा टन की आवाज़ पैदा की, और जब छठी दफ़ा घड़ियाल टन करके खामोश हुआ तो वो समझ गई 6 बज चुके हैं। जब घर के साथ इतना बड़ा घड़ियाल आवाज़ पैदा करता हो तो वहाँ कम ही इंसान मोबाइल को देखता है या घड़ी की तरफ इस तरह टाइम देखता है, घड़ी की तरफ के टाइम क्या है। उसको पता है वो जो बाहर इतनी ज़ोर से बज रहा है वो बता देगा कि क्या टाइम हुआ है। तो वो चाय पी रही थी, तो उस वक्त घड़ियाल ने 6 दफ़ा जब टन की आवाज़ पैदा की तो उसने कहा इसका मतलब है शाम के 6 बज गए हैं। उसी वक्त बेल बजी। चाय पीती हुई अमीना ने सोचा इस वक्त कौन आ गया।
वो एकदम से उठी, दरवाजे की तरफ गई, दरवाज़ा खोला और सामने देखा कोई भी नहीं था। उसने कहा कौन है? बाहर खड़े होकर इधर उधर देखा, जब कोई नहीं नजर आया तो उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस इसलिए आ गई थी चाय ठंडी ना हो जाए। वो मैं अपनी चाय को दोबारा से इंजॉय करना चाह रही थी और वो ये सोचती हुई आई कि शायद गलती से किसी ने बेल बजा दी और जब नंबर वगैरह देखा तो वो चला गया होगा। अभी वो बैठी और चाय उठा के यूं सिप ही चाय का लेने लगी थी कि दोबारा से बेल बजी। तो उसके मुंह से निकला, वो फो कौन है भाई? चाय नीचे रखी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अब की बार दरवाजा खोला तो जैसे ही देखा सामने कोई नहीं है तो 2 कदम बाहर निकल आई। जो 2 कदम बाहर आए थे वही 2 कदम चलते हुए वो राइट को भी गई, वापस आके वही 2 कदम लेफ्ट को भी गई, इर्द गिर्द देख सके कि कौन है जो बेल बजा रहा है और सामने नहीं आ रहा। अब वो कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड बाहर रुकी रही कि बेल बजाने वाला शायद दोबारा से बेल बजाए। जो अब देखा कोई भी नहीं है तो उसने एक अजीब सी नज़रों से, एक अजीब सी जुस्तजू ने, अभी तक उसके दिलो दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं थी सिवाय इसके कोई शरारत कर रहा है, ये कौन है जो मेरी इस तरह बेल बजा के छुप जाता है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो जल्दी से चाय की तरफ चलती हुई नहीं आई थी। पहली दफ़ा तो वो जल्दी से भागी थी, चाय उठाऊं ठंडी ना हो जाए। अब वो ख्यालों में उलझी हुई, सोच में उलझी हुई वापस आ रही थी कि कौन हो सकता है ये। तो अभी कुछ कदम ही अंदर आई थी, वो चाय तक भी नहीं पहुंच सकी थी कि बेल बजाने वाले ने तीसरी दफ़ा बेल बजा दी। जब बेल की आवाज़ आई तो उसी लम्हे अभी वो मुड़ी भी ना थी कि उसके किचन में से फिर किसी के हंसने की आवाज़ आई, जो उसको हंस के इस तरह हंस के दिखा रहा था कि अच्छा हमें भूल गई हो, हम याद ही नहीं हैं, तुम्हारे दिल से निकल गए हैं, जो तुम्हारे किचन में ही बैठे हुए हैं तुम्हारे साथ, तुम जब से चाय पी रही हो, तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें भूल ही गई हो। और वो कहका, वो हंसी इस अंदाज में थी जैसे कोई हंस के बता रहा हो ये बेल बजाने वाले हम हैं, ये जो बेल कोई बजा रहा है कोई और नहीं, हमने ही बजाए हैं। कि हंसने की आवाज। उसी लम्हे उसके जिस्म के अंदर एक वेव सी उठी और पूरा जिस्म ऐसे कपकपा सा हो गया। पाँव से वो वेव्स खौफ की शुरू हुई और ऊपर उसके दिमाग तक ऐसे गई और दिमाग से वो लहर खौफ की चलती हुई उसके पाँव तक गई। वो सब मंजर उसकी आंखों के सामने दिमाग में दोबारा से जाग उठे जो इस घर में उसके साथ हुए थे। उसको याद आ गया, हाँ यहाँ मैं अकेली नहीं रहती, यहाँ पे तो वो बहुत सारा मजमा भी रहता है जो पास आके खड़े होके बोलता है, बर्तन फेंकता है, शीशे की खिड़कियों को बर्तन मारता है, तोड़ता है और फिर हंसता है मेरे ऊपर। वो जो कब तक नहीं जा सकी थी अभी मुड़ने ही लगी थी बेल की आवाज़ पे, और जैसे उसके कानों ने वो कहका सुना, तंजिया कहका, जो उसको यकीन दिला रहा था कि बेल बजाने वाला कोई और नहीं, हम हंसने वाले ही बेल बजा रहे हैं, तो एकदम से इस शदीद खौफ में मुब्तला हुई कि भागती हुई दरवाजे से टकराई, बाकायदा तौर पे जल्दी से कड़क करके दरवाज़ा खोला और भागती हुई बाहर निकल गई। फिर वही बाहर सुनसान अंधेरा, कोई बशर, कोई इंसान वहां मौजूद नहीं, किसी परिंदे की भी कोई आवाज़ नहीं। हू का आलम, सर्दी की वजह से मौसम इस तरह का कि वो अपनी चाय को बैठी इंजॉय कर रही थी। वो भूल चुकी थी अपनी चाय को, उसको याद था तो ये सिर्फ याद था कि मैं खौफ के आलम में नंगे पाँव भागती हुई, कांपती हुई बाहर आ गई हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय सन्नाटा के। अंधेरा, खूब अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ घरों की रोशनियाँ थीं जो दूर दूर नज़र आ रही थीं। सन्नाटा वो जो सूरज ने चादर जब ओढ़ ली होती है, अंधेरा छा जाता है और रात, अंधेरी रात, तारीकी की रात जब अंधेरी चादर ओढ़ लेती है तो वो वाली अंधेरा था। घरों की रोशनियां तो आज भी जल रही थी, बाहर सबके ने जगमगाते लाइटें लगाई हुई थी, लेकिन रात ने जो अपनी एक अंधेरी की चादर रात ने पहनी हुई थी, वो अंधेरा तो हर तरफ था। अब एक लड़की कपकपाती हुई बाहर सर्दी के अंदर खड़ी है जहाँ पे किसी इंसान की तरफ देखने की कोशिश नहीं करती है, तो उसको कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके दूर दूर घर हैं और हर कोई सर्दी में अपने अपने घरों में दुबका बैठा है और वो लड़की अकेली बाहर खड़ी है। उसके हाथ में कोई उसका मोबाइल फ़ोन नहीं है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है।
और वो परेशान सी बाहर खड़ी है, करूं तो क्या करूं। जिस तरह मैं अभी कुछ देर के लिए खामोश हो गया था, वो भी यकीनन उस वक्त वहाँ पे इस तरह खामोश खड़ी थी, सिर्फ कांप रही थी, लहरा रही थी, कपकपा रही थी। या अल्लाह करूं तो क्या करूं, घर वापस जाऊं तो जिन्नात हैं मेरे ऊपर हंसते हैं, मैं अकेली लड़की हूं और बाहर भी ऐसा आलम है, कोई बशर नहीं है। तो वहीं पे उसी के कानों ने आवाज़ सुनी, बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उसकी तवज्जो उसकी तरफ गई, वो उस खौफ के आलम से निकली, थोड़ी सी हवास बाख्ता से नॉर्मल होनी, थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो उसके कानों ने आवाज़ सुनी, चर्च के साथ जो पार्क है वहाँ पे शायद बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के हंसने की मुस्कुराने की आवाज़ें आ रही थी। उसके दिल को तसल्ली हुई, हाँ इंसान हैं, शुक्र है उस साइड पे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। तो एकदम से उसके दिल में एक बात आई, दिमाग में बात आई, अगर बच्चे खेल रहे हैं तो अकेले नहीं होंगे, उनकी माएँ भी होंगी। अगर उनकी माएँ औरतें वहाँ पे मौजूद हैं तो भाग के उनसे मदद लेती हूँ, उनके पास जाती हूँ, थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। ये सोचते ही उसको मज़ीद हौसला मिला, थोड़ी सी उसके अंदर हिम्मत आई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस पार्क की तरफ गई और जूं जूं वो पार्क के करीब जा रही थी, बच्चों की आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि वो बच्चों के करीब जा रही थी, उनका शोर भी बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उस पार्क के कोने पे पहुंची जहां पे उसको बच्चे सामने नज़र आते, तो उसके दिल ने और एक ख़तरे की घंटी बजाई कि जिन आवाज़ों को वो सुन रही थी, जो शरारतें करते हुए बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, असल में वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्योंकि वो जैसे ही आवाज़ों को करीब, जैसे ही वो पार्क के करीब जा रही थी, आवाज़ें भी बढ़ती जा रही थी, उसके कानों में तेज़ तेज़ होती जा रही थी, उनकी आवाज़ लाउड होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उन बच्चों की उस जगह पे पहुंची जहाँ पे बच्चों को देख सकती, तो एक सेकंड में सब खामोश हो गया। वही हू का आलम, वही सन्नाटा, वही खामोशी, वही घुप अंधेरी रात के कोई बशर नहीं था। यहाँ तक कि जिन आवाज़ों को उसने सुना था, वो बच्चे भी वहाँ पे नहीं थे। उनकी माएँ तो दूर की बातें, वो खेलने वाले बच्चे ही नहीं थे। वो जो सहमी, डरी, कांपने वाली लड़की वहाँ पे खड़ी थी, अब उसको पता लग चुका था ये आवाज़ें भी किसी और की नहीं, उन्हीं जिन्नात की हैं जो यहाँ पे खेल रहे थे। ये सुनना, ये सोचना उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि एकदम से उसको लगा कि उसका दिमाग बंद सा हो रहा है और एकदम से उसको चक्कर सा आया और उसी चर्च के साथ ही वो ज़मीन पे गिर गई। जब अमीना की आंख खुली तो उसकी सबसे पहले अपने ऊपर लटका हुआ वो फानूस, वो छत, आहिस्ता आहिस्ता निगाहें सामने की तरफ और फिर साइड पे बैठे शौहर की तरफ, और फिर एकदम दिमाग जो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था, उसने बताया, अमीना तुम किसी बेड पे लेटी हुई हो। लेकिन छत अपनी नहीं थी। और फिर जब दिमाग और थोड़ा सा बेहतर हालत में आया, होश में आया, तो दिमाग ने बताया, अमीना तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई हो। उसने अपने आप को, अपने बाजों को, अपने आप को देखने समझने, हॉस्पिटल जब उसके दिमाग में आ गया तो उसने अपने शौहर से पूछा, जो इसी इंतज़ार में था कि कब मेरी बीवी को होश आता है, मैं कहाँ हूँ? अली ने कहा, अमीना तुम हॉस्पिटल में हो। मैं जब घर आया था तो तुम किचन में बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने तुम्हें काफ़ी जगाने की कोशिश की और जब तुम्हें होश नहीं आया तो मजबूरन मुझे एम्बुलेंस बनानी पड़ी और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ। और डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि तुम्हारी बेगम ने कोई बहुत ही टेंशन ली है, शदीद किस्म की दिमाग पे सवार की है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। अब तुम ठीक हो? कुछ देर वो खामोश रही और अपने आप से सवाल पूछती रही। मैं तो बाहर गई थी खौफ के आलम में भागती हुई। मैंने तो वो बच्चों की आवाज़ सुनी थी और उस पार्क के करीब गई थी तो वो आवाज़ें बंद हो गई थी, जो मैं खौफजदा होकर बेहोश हुई थी। तो उसने दोबारा से पूछा, अली मैं कहाँ पे पड़ी मिली थी? उसने कहा, घर का जो किचन है तुम वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी और साथ चाय का कप रखा हुआ था। वो सामने दीवार को तक रही थी और दिमाग में सोच रही थी, अगर मैं किचन में बेहोश पड़ी थी तो उस चर्च के पास से कौन मुझे उठा के लेके आया था, जिसने आके मुझे घर के किचन में लिटा दिया था? कोई तो था, वो अली नहीं था, कोई बशर भी नहीं था। क्योंकि कोई अगर इंसान होता, उसको बेहोश होता हुआ गिरा हुआ ज़मीन पर पड़े हुए देखता तो उसी वक्त वो हॉस्पिटल में या वहाँ की इमरजेंसी को कॉल करता।
क्योंकि वहाँ पे तो कोई जानता ही नहीं था कि इस औरत का घर वो है और उसको अंदर डाल के आना है, सिवाय उसके शौहर के। तो अब उसका दिमाग ये सवाल कर रहा था, तो फिर किसने उस चर्च के पास से मुझे उठाया और उठा के अपने ही किचन में आके लिटा दिया। जब डॉक्टर ने छुट्टी दी मेडिसिन दे के, तो अली को उसने घर जाके सारी कहानी सुनाई। तो अली ने वहीं पे उसको कहा, अमीना मेरा ख्याल है तुम दिमागी तौर पे बहुत डिप्रेशन में चली गई हो, बहुत परेशान हो गई, तुम एक काम करो, तुमने उस वक्त मुझे कहा था ना कि मैं घर जाना चाहती हूँ पाकिस्तान। गाड़ी में बैठे हुए उसने अली से ये बात कही थी, शायद मैं भूल गया ये बात बताना, कि मुझे पाकिस्तान जाना है। तो अली ने उसे कहा था, अभी पिछले दिनों ही तो तुम पाकिस्तान होके आई हो, फिर इतनी जल्दी क्यों जाना है। तो आगे से चुप हो गई थी कि बस मुझे जाना है, आप मेरी टिकट कराएं। तो आज इस हॉस्पिटल वाले वाक़ये के बाद अली ने खुद ऐसे कहा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन के लिए पाकिस्तान चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारी टिकट करा रहा हूँ, तुम पाकिस्तान जाओ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं तुम्हारा इस तरह बार बार तुम्हारी परेशानी भी लूँ, काम की परेशानी भी लूँ, तो घर कैसे चलेगा। तो इसलिए बेहतर है तुम अम्मी अब्बू की तरफ कुछ दिन रह आओ और मैं थोड़ा सा काम को देख लूँ। अमीना जर्मनी से रवाना हुई और पाकिस्तान अपने माँ बाप बहन भाइयों में पहुँच गई। पाकिस्तान पहुंचना था कि फिर बस एक पैसे थे जो हर वक्त वो अपने पर्स में रखती, किसी भी आमिल के पास जाती, वो एक नया किस्सा, नई कहानी, नया जिन और नए जिन का नाम बताता और कहता यूं है, यहाँ है, यहाँ है, काला बकरा, काले बकरे, काला ये, काला मुर्गा, काली ये, फलां 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 करते हर जगह पे जाके पैसे लुटाने लगी। उसकी माँ और उसकी बहनें उसके साथ होती अमीना की, और उसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते। वो कहीं पे सेटिस्फाई होती, कहीं पे ना होती। किसी पीर ने गले में पहनने के लिए तवीज़ दे दिया, किसी ने बाजू पे तवीज़ पहना दिया, किसी ने पाँव में तवीज़ पहना दिया, किसी ने कड़ा पहना दिया, किसी ने पानी पढ़ के दे दिया। ढेरों ढेर पैसा लगा और ढेरों ढेर तावीज़ और पढ़ा हुआ पानी और क्या 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 अमीना को दे दिया गया कि अब की बार जब जाओ उस घर में जाते ही ये पानी इस तरह छिड़क देना और ये कलाम तुम्हारे पास है, ये तवीज़ तुम्हारे पास है, यूं है, यूं है, यूं है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा खासा पैसा लुटाने के बाद, लाखों रुपए लुटाने के बाद, जब उसका वापसी का टाइम हुआ, जितने टाइम के लिए वो आई थी वो उसने टाइम गुजार लिया। मैक्सिमम वो टाइम पीरों फ़कीरों और आमलों के पास गुजरा था, और मैक्सिमम जितना कैश वो लेके आई थी सब लुटा बैठी थी। फ़कीरों की नज़र बैठी थी, सब कुछ फ़कीरों की नज़र हो गया था, पीरों फ़कीरों की तंत्र मंत्र जंतर वाले सारा कुछ ले गए। लेकिन कुछ बचा तो एक हौसला बचा था, जो इधर भी तवीज़ था हौसले वाला, एक इधर भी तवीज़ था हौसले वाला, गले में तवीज़ था हौसले वाला, पानी की बोतलें थी हौसले वाली कि जाते ही मैं ऐसी की तैसी भेर दूंगी, अब उन जिन्नात की मेरे पास सब कुछ है। अपने घर पहुंच के आज वो थोड़ी सी हौसले में थी, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन उन तवीज़ों ने, उस पानी ने उसको हौसला दिया हुआ था। वो घर में दाखिल हो के बोली, आओ तुम्हारी मैं देखती हूँ, आओ मेरे सामने, मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ अब तुम लोगों का, मैं नहीं डरने वाली तुम लोगों से। जाते ही उसने पानी छिड़क दिया, जाते ही उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब कुछ जो उन्होंने कहा था पैसे लेने वालों ने, वो सारे अमल उसने कर डाले। आज उसके अंदर एक हौसला था। असल में तो उन्होंने कोई तवीज़ नहीं दिया, असल में उन्होंने पहले अमीना को दिमागी तौर पे डराया था उन आमलों ने, उन पीरों फ़कीरों ने। और जब उसको अच्छा खासा डरा लेते तो उसके बाद कहते लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, हम हैं ना, इतना पैसा लगेगा, हम ये तवीज़ कर देंगे, हम ये चिल्ला तुम्हारे लिए करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये अमल करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो पानी पढ़ के देंगे, कोकाफ से वो मंगवाएंगे, ये करेंगे, वो करते। वो पैसे लेते और उसको फिर हौसला बेचते। असल में पीर फ़कीर आमिल क्या करते हैं, पैसे लेके पहले आपको डराते हैं शदीद, जब आप डर जाते हैं तो फिर पैसे लेके हौसला बेचते हैं, तावीज़ नहीं बेचते, हौसला बेचते हैं कि ये ले अब कुछ नहीं होगा, मैंने कर दिया। तो असल में आप हौसला लेके आते हैं, तावीज़ नहीं। वो भी हौसला लेके आई थी उस घर में। कुछ अर्सा वो बिल्कुल ठीक रही, वो भी वहीं पे थे लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। और अमीना भी अब उस घर में थी इस हौसले के साथ कि ये इतने मेरे पास तो पीरों फ़कीरों के पानी है, इतने तवीज़ हैं, ये नहीं काम करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो पाँव वाला करेगा, गले वाला करेगा तो फलां करेगा। वो अपने आप को हौसला देती और काफ़ी दिन कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत मुतमईन सी थी। कहानी की खूबसूरती के लिए मैंने उनकी इजाज़त से थोड़ा सा सीक्वेंस को आगे पीछे भी किया है। जो मुझे हुमना जी ने कहानी भेजी है वो तो यही है कि उसी दौरान कुछ इस तरह के और वाक़यात हुए
जो मैं आगे भी आपको सुनाता हूँ, कि वहीं फिर शौहर परेशान हो गया, करें तो क्या करें। वो सारा दिन अली अपने काम काज में मसरूफ़ रहता, उसके पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन का उसका काम था, कभी कहाँ कभी कहाँ, और एक दिन आउट ऑफ सिटी भी जाता था, जर्मनी से कभी पेरिस, कभी कहाँ, मुख्तलिफ जगहों पे वो जाता। घर वो अभी बदल नहीं सकता था, और बीवी की मेंटली कंडीशन को वो देखता, तो वो फिर एक काम करता, एक काम करो तुम पाकिस्तान चक्कर लगाओ। और सिलसिला कुछ इस तरह का चल रहा था उस घर में कि हर 2-3 महीने के बाद वो पीरों फ़कीरों का असर जो होता वो ज़ायल हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान से उनके नंबर भी लेके आई थी। पीरों ने कहा था कोई मसला बने तो हमें फ़ोन कर देना, और जब वो फ़ोन करती तो वो ढोंगी बाबे मज़ीद तंत्र मंत्र बताते, चक्करबाजियाँ बताते, और जब मसला हल ना होता तो कहते अब क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो असर ज़ायल हो चुका है, तुम वापस पाकिस्तान आओ, नई चीज़ बना के देते हैं। और अब सिलसिला इस तरह शुरू हो गया, हर 3-4 महीने बाद अमीना पाकिस्तान जाती और नई चीज़ें लेने के लिए। इस दफ़ा भी वो पाकिस्तान के लिए टिकट कटवा कर एयरपोर्ट पे बैठी थी। फ़्लाइट थोड़ी सी लेट थी और वो इंतज़ार कर रही थी जहाज़ पे। वहीं पे ही एक लड़की जो उसके साथ आके बैठी, खुश इखलाक, खूबसूरत चेहरा, और उसको देख के ऐसा लगा जैसे कोई अपना सा हो। उसने उसके साथ हाय हेलो किया। वो इस अंदाज में उसने हाय हेलो का जवाब दिया कि लगा इससे और बात करनी चाहिए, इसकी बातों में मिठास है, ये कोई अपनी सी है, कोई गैर नहीं है। तो बस ऐसी दोनों ख़वातीन बातों करने में मसरूफ़ हुई कि वो जो 8-9 घंटे बैठ के इंतज़ार करना था, उनको टाइम का पता ही ना चला कि बातों में इस तरह इन्वॉल्व हुई। वो जो अमीना परेशान थी, दुखी थी, डिस्टर्ब थी, जिन्नात की वजह से अकी हुई थी, उस खातून के साथ ऐसी बातों में मसरूफ़ हुई कि वो जहाज़ में कैसे जाके दोनों बैठी, उन्होंने रिक्वेस्ट करके कैसे सीट भी अपनी इकट्ठे करवा ली। हो जाता है आप कह दें तो आपको आगे पीछे सीट कर देते हैं, तो आपकी दोनों ने इकट्ठे बैठ के वो सफ़र भी तय किया, यहाँ तक के बातें करते करते पाकिस्तान आ गया। और इस पूरे टाइम का एहसास भी ना हुआ, लेकिन एक एहसास ज़रूर हुआ कि जिसके साथ इतना खूबसूरत लम्हे गुज़रे हैं, ऐसा हसीन वक्त गुज़रा है, इससे अच्छी ज़िंदगी में दोस्त नहीं हो सकती। जहाज़ में ये हम सफ़र रही और ऐसा खूबसूरत वक्त गुज़रा कि उससे नंबर शंबर भी ले लिए अमीना ने कि मैं आपसे रब्ता ज़रूर करूँगी, हमारा रब्ता रहेगा जब मैं जर्मनी पहुँचूँगी वापस, क्योंकि जर्मनी से ही दोनों रवाना हुई थी पाकिस्तान के लिए। हमारा रब्ता रहेगा, हम मिलते रहेंगे। और ये कौन थी ये खातून जिनसे उनकी इस तरह की पहली मुलाकात में इतनी ज़बरदस्त प्यार भरा वक्त गुज़रा था? ये वही कहानी की राइटर हैं जिन्होंने कहानी मुझे लिख के भेजी है, जिनका नाम है हुमना। ये वही दोस्त हैं जिनकी एक कहानी मैंने आपको सुनाई है। हुमना और अमीना जर्मनी से पेरिस गए थे अली के साथ, और उनके साथ घर में वो वाक़या हुआ था, पियानो वाला, वो किचन में बैठ के सारी रात उन्होंने गुजारी थी, वो परिंदे आ गए थे। ये दोनों सहेलियां थीं, और इन सहेलियों की ये दोनों इस तरह की मुलाकात थी जो उस जहाज़ में हुई थी। और वहीं पे ही अमीना ने अपनी ज़िंदगी की वो सारी कथा, वो सारी रुआदा, वो सारी स्टोरी हुमना के साथ भी शेयर कर ली थी। और हुमना उसको काफ़ी हौसला देती रही और पढ़ने का बताती रही, और ये कर लिया करें, ये कर लिया करें। जब उसने अपने सारे दिल की भड़ास उसके आगे निकाल दी, और हुमना ने भी सुना भी इस तरह के कोई अपना जिस तरह सुनता नहीं है, उसके दर्द को अपना दर्द समझता है, उसकी कहानी को अपनी कहानी इस तरह समझा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो, तो वो अपनी सी बन गई। लेकिन पाकिस्तान जाते ही फिर वो पीरों फ़कीरों के ऐसे चक्रों में पड़ी कि हुमना से रब्ता ही ना कर सकी। वापस जर्मनी आई तो उसको शिद्दत से एहसास हुआ वो लड़की, वो खातून, वो कहाँ गई जो मेरी दोस्त बनी थी, जो हम सफ़र थी, जो अपनी सी थी, जिसने मुझे इतना हौसला और दिलासा दिया था। वो उसको बहुत याद करती, लेकिन उसका नंबर ढूंढती तो उसको नंबर ना मिलता। खुदा खुदा करके एक दिन उसने हिम्मत की और मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट थे जो ऐसे थे जो उसको समझ नहीं आ रहे थे, जिनका पता जो समझ नहीं आ रहे थे, सबको कॉलें की और आखिर एक कॉल ऐसी मिल ही गई जो आवाज़ सुन के लगा ये तो वही हैं हुमना जो एयरपोर्ट पे मिली थी। हुमना भूल चुकी थी क्योंकि रब्ता नहीं किया था अमीना ने, तो उसको थोड़ा सा याद कराना पड़ा। जब उसको याद आया तो फिर वही बातों का सिलसिला चल निकला फ़ोन पे ही, और फिर खुशी का इजहार हुआ कि वो ट्रेस हो चुकी थी अब
वो बज़िद थी कि तुम दूसरे शहर में हो, हमारे घर में चक्कर लगाओ, हमारे घर में चक्कर लगाओ। और हमना कहती मैं जल्द ही आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी, जल्द ही आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। उन्हीं दिनों हॉलोवीन आ गया। मैंने अभी अमेरिका में जब था वहीं पे हॉलोवीन गुजारा है। हॉलोवीन का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। बच्चे मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम पहन के खौफनाक, कोई जिन, भूत, चुड़ैल, लड़कियां चुड़ैल बनती हैं। आप ऐसा गेटअप करते हैं जैसे आप कोई डरावनी चीज़ बने हुए हैं। आप इंसान नहीं बल्कि जिन्नात का कोई गेटअप करते हैं, जिन, भूत, चुड़ैल और इस तरह के सारे गेटअप करते हैं। और बच्चे ऐसे खूबसूरत डरावने डरावने लिबास पहन के मुख्तलिफ घरों में आते हैं और वहाँ पे कैंडीज़ रखी होती हैं ढेर सारी। सब ने अपने अपने घरों में चॉकलेट रखी होती है। हमने भी अपने घर में काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट रखी हुई थी। जितने भी बच्चे आते हैं उनके साथ वालिदैन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो वो आपके पास आते हैं और आप उनको ढेर सारी, उनको कहते हैं जितनी भी उठानी है, या आप उनको खुद उठा के देते हैं या उनको कहते हैं जितनी उठानी है उठा लो। तो बच्चे उनमें से ढेर सारी कैंडीज़, चॉकलेट वो लेके जाते हैं। थैले रखे होते हैं, बच्चों ने बड़े बड़े थैले अपने रखे होते हैं, शॉपर पकड़े होते हैं, भर जाते हैं। सब घरों में आप जा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में जिस घर में भी आप जाएंगे आपको ज़रूर चॉकलेट मिलेगी, जान पहचान की ज़रूरत नहीं है। तो सब फैमिलीज़ क्या करते हैं, अपने घरों में काफ़ी ज़्यादा कैंडीज़ और चॉकलेट भर के रख देते हैं कि हॉलोवीन है, बच्चे आएंगे उनको देंगे। अमीना ने भी मार्केट गई और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स और कैंडीज़ ला के घर में रख दी कि मैं बच्चों को दूंगी। अब वो अपने इंतज़ार में थी कि बच्चे अमूमन रात को 8 बजे के बाद आते हैं, कहीं पे शाम 6 बजे के बाद भी आ जाते हैं। अमेरिका में जब हम लोग थे तो वहाँ पे तो 8 बजे कोरोना की वजह से बच्चे ज़्यादातर आए थे। वो अपने घर में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि रात के 9 बजे का टाइम था कि बाहर बेल बजी। वो समझ गई बच्चे, हॉलोवीन का दिन है, आज लाजमी आना है बच्चों ने। तो ये पहली बेल का मतलब यही है, बच्चे आ गए हैं। वो घर पे अकेली थी कि बच्चे टॉफ़ियाँ लेने के लिए, चॉकलेट्स लेने के लिए आ गए हैं। वो खुश हुई। हर घर में लोग खुश होते हैं जब बच्चे आपकी बेल बजाते हैं, तो खुशी खुशी सब उनको चॉकलेट और टॉफ़ियाँ देते हैं। अकेली वो घर में थी, जब बेल की आवाज़ आई तो वो चलती हुई फ़ौरन गई। दरवाजे के साथ ही उसने एक टेबल रखी हुई थी, उस टेबल के ऊपर एक बाल्टी टाइप रखी हुई थी। उस बास्केट के अंदर पूरी उसने चॉकलेट और टॉफ़ियाँ रखी हुई थी बच्चों के लिए। दरवाज़ा खोला और इस अंदाज में बाहर निकली कि मैं बच्चों को कहूँगी, हाँ मैंने तो टॉफ़ियाँ ली ही नहीं, आप लोगों के लिए ज़रा तंग करूँगी बच्चों को। लेकिन बच्चे भी शरारती थे। जो बाहर बच्चे आए थे टॉफ़ी लेने के लिए, बेल बजा के छुप गए थे। जब वो बाहर निकली तो देखा कोई बच्चा नहीं है। वो समझ गई कि शरारत कर रहे हैं और छुप गए हैं। तो उसने कहा ओके, अगर आप लोगों ने टॉफ़ी नहीं लेनी ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। ऊंची आवाज़ में उस तरह उसने कहा बच्चों को कि ये जो छुपे हुए हैं भाग के आएंगे, ठीक है आप लोग ना लो, मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बच्चे भी बहुत सियाने थे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उन्होंने बेल दोबारा बजा दी। उसने दरवाजे के अंदर कहा, अच्छा इतनी जल्दी वापस आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है मैं दे देती हूँ। दरवाज़ा खोला तो बच्चे दोबारा से छुप गए। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी वो चौंकी के बच्चों की ना आवाज़ आई ना बच्चे दोबारा से छुपते हुए नजर आए। ये क्या हुआ? इर्द गिर्द देखा, कहाँ हो, कहाँ छुपे हो, इस तरह की आवाज़ें देनी शुरू हो गई। लेकिन कोई बच्चा सामने ना आया। तो उसकी निगाह पड़ी, बिल्कुल आंखों के सामने जो चर्च था वहाँ पे धुंधला धुंधला सा उसको नज़र आ रहा था, फॉग की वजह से थोड़ा सा। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो उसने वहीं पे खुश होकर उनको आवाज़ दी, ऊंची आवाज़ दे के हाथ हिलाया और उनको कहा, कैंडीज़, चॉकलेट्स आ जाओ, ले जाओ। जैसे ही उसने आवाज़ दी, पहली दफ़ा बच्चे मुखातिब नहीं हुए। जैसे ही उसने दूसरी दफ़ा बच्चों को मुखातिब किया तो वो जो बच्चे सामने खेल रहे थे, लड़का और लड़की थे, वो दोनों उसकी आवाज़ पे रुक गए और उसकी तरफ मुड़ के देखा। जब इसकी तरफ मुड़ के देखा तो उसने हाथ हिलाया और उनको कहा, आओ हॉलोवीन चॉकलेट्स ले जाओ। दरवाज़ा खुला हुआ है। उसका जो किचन, अमीना का, उस किचन के ऊपर जो खिड़की लगी हुई है उससे भी चर्च नज़र आता है। लेकिन इस वक्त अपने दरवाजे में खड़ी थी। रात के 9 बजे का टाइम था। आज थोड़ी सी चहल पहल थी क्योंकि बच्चे शाम से ही मुख्तलिफ घरों में जा रहे थे, चॉकलेट्स कैंडीज़ ले रहे थे। तो अमीना भी उनके इंतज़ार में थी। और जब दूसरी दफ़ा उसने उन बच्चों को कहा और हाथ हिलाया तो मुखातिब हो गए, तो उसने इशारा किया, आवाज़ भी दी कि आके चॉकलेट्स ले जाओ।
तो वो सामने लड़का और लड़की जो छोटे से सामने खड़े हुए थे, वहीं से ही उन दोनों ने अपने अपने हाथ आगे कर दिए, और वो छोटे से बच्चों के जो हाथ थे यूं क्या आगे हुए कि फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। बच्चे वहीं पे खड़े रहे और हाथ आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। वो जो सामने दूर चर्च के पास खड़े थे, उनके हाथ थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कि वो जो बढ़ते हुए हाथों को देख चुकी थी वह तो वहीं पे ही पत्थर की सी बन गई थी, खौफ के आलम में वहीं बुत सी बन गई थी कि हाथ आते 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 वो हाथ बिल्कुल अमीना के करीब पहुंच गए। और जैसे ही वो दोनों हाथ अमीना के ऐसे करीब आए तो वो इस अंदाज में थे कि दो ना, कहां है हमारी चॉकलेट, कहां है हमारी टॉफी। एक अकेली औरत, एक अकेली लड़की एक अपने दरवाजे पे खड़ी है। उस वक्त बाहर कोई भी नहीं है सिवाय रात के 9 बज रहे हैं। सर्दियों में वैसे भी जिस मुल्क में शाम 4-5 बजे ही घुप अंधेरा छा जाता हो, रात के 9 बजे तो ऐसे लगता है कि आधी रात गुजर चुकी है। और कोई उस वक्त, आज चहल पहल भी थी लेकिन इस वक्त चहल पहल नहीं थी। और दो बच्चे जो सामने दूर वो चर्च के पास खड़े हुए हैं, जो धुंधले धुंधले से नजर आ रहे थे, उनके हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि वो सामने से आते हुए हाथ उसके सामने आके यूं खड़े हों, किसी बशर के सामने ऐसे हाथ से खड़े हों, इंसान का तो दिल फट जाए, इंसान तो खौफ के मारे बेहोश हो जाए। और वो भी शायद वहीं पे खड़ी, दिमाग तो अभी उसका एक्टिव था, आंखें तो अभी उसकी खुली हुई थी, लेकिन जिस्म बुत इसलिए बन चुका था, पत्थर का इसलिए बन चुका था कि खौफ के मारे वो हिल नहीं पाई। खौफ के मारे वो कांप रही थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। अब उन हाथों ने जो उसके बिल्कुल सामने आके रुक गए थे, जब कुछ देर इंतज़ार किया कि ये नहीं दे रही, तो फिर वो यूं टर्न हुए। यानी जो उसके बिल्कुल सामने आके हाथ खड़े हुए थे, फिर वो यूं टर्न हुए और उसके पीछे से फिर अंदर चले गए। यानी कि जिस तरह मैं हूं, ये सामने ये हाथ थे, ये आए और फिर यूं होते हुए गोल से फिर पीछे से अंदर चले गए। और अंदर जैसे ही वो हाथ गए, दोनों हाथ जो उसके लेफ्ट राइट से क्रॉस होके हाथ अंदर पहुंचे, तो उन हाथों ने उन बास्केट्स को जो दो रखी हुई थी बच्चों के लिए भर के, उसने एक में चॉकलेट्स और एक में टॉफ़ीज़ रखी हुई थी, दोनों वो अपनी बास्केट उठाई और उसकी आंखों के सामने ही वो बास्केट पीछे से यूं उड़ती हुई ऐसे निकल से आई। और उसने देखा कि वो बास्केट दोनों हाथ लेके वापस जा रहे हैं। यहाँ तक आखिरी मंजर जो उसकी आंखों ने देखा वो ये था, यानी उस वक्त तक वो होश में थी, बेहोश नहीं हुई थी। आखिरी चीज़ जो उसने देखी थी कि वो दोनों हाथ जब पीछे गए और बास्केट को उठा के, बास्केट उसकी आंखों के सामने यूं एक दफ़ा, 1 सेकंड के लिए उन्होंने बास्केट को रोका दिखाने के लिए, जैसे कह रहे हों थैंक यू। 1 सेकंड, 2 सेकंड, ज़्यादा नहीं। और 1-2 सेकंड के लिए उसके सामने आके बास्केट क्यों रुकी, जो पूरी की पूरी उन्होंने उठा ली थी, एक उस हाथ ने, एक उस हाथ ने, एक लड़की का हाथ, एक लड़की का हाथ, और वो दोनों जो उठा के लाए तो उसके सामने 1 से 2 सेकंड के लिए रुकी। और अंदाज ऐसा था, थैंक यू, जो बच्चे कहते होते हैं हमका अक्सर, थैंक यू। और वापस वो हाथ जिस तरह लंबे हुए थे उसी तरह छोटे होते होते उसकी आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा वो वहीं दोनों बास्केट पहुंच चुकी थी जहां पे वो खड़े थे। वो वापस हाथ अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। और जैसे ही उसने देखा वो बास्केट उन हाथों में, उस लड़का और लड़की के हाथों में वहाँ पे उस जगह पे पहुँच चुके हैं, उसके बाद उसकी आंखों के आगे एक अंधेरा सा छाया और वो उसी जगह पे जहाँ खड़ी थी गिरी और बेहोश हो गई। ये था उस कहानी का आज का पार्ट 2। अमीना के साथ उस घर में और क्या क्या हुआ, ये एक सच्ची कहानी है, इसमें कोई एक लफ्ज़ भी खुद से नहीं लिखा गया ना बनाया गया है। ये वो सब कुछ अमीना के साथ हुआ है जो आपको मैं कहानी में सुना रहा हूँ। उस घर में अमीना के साथ और क्या क्या कुछ हुआ, वो एक लड़का और एक लड़की जो असल में जिन आज भी उस घर में है, और क्या क्या हुआ उस घर में, ये मैं इंशाल्लाह सुनाऊँगा आपको पार्ट 3 में। उन्होंने मुझे पार्ट 3 भी हुमना ने लिख के भेज दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगला यानी कि जुमेरात को, थर्सडे को जो आप ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं, कोशिश होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो
थर्सडे वाले दिन मैं पार्ट 3 इस घर का और क्या 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 उन जिनात ने अमीना के साथ इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। और इसी तरह जो सिलसिला है हमारा कहानी का ये चलता रहेगा। बहुत सारे लोग कहानियाँ भेज भी रहे हैं, आप लोग भी भेजिए। आप सबकी इंशाल्लाह ताला मैं कहानी है जो प्रोग्राम में लाजमी शामिल करूँगा। बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, जी हम अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, भेजें। भाई ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, 100% भेजें आप। मैंने कहा हुआ है, आपको बार बार कहता हूँ कि बिल्कुल आप अपनी कहानी भेजें। तो आप मुझसे जब ये पूछते हैं कि आप अपनी कहानी भेजें, तो ऐसा हो सकता है मैं आपको कहूँ ना भेजें? मैं मैसेज में भी यही कहूँगा जी बिल्कुल भेजें। तो अभी आपको यही कह रहा हूँ कि बजाय मुझसे पूछने के जी हम कहानी भेजें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप भेज दें उस कहानी को। इंशाल्लाह उसको जल्द ही मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो आपके साथ ज़िंदगी में जो भी आप बीतियाँ गुजरी हैं, जो सच्ची कहानियाँ हैं, अभी मेरे पास मेरी अपनी कहानियाँ भी हैं जो मेरी ज़ात के साथ सच्चे वाक़यात हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में ऑफ कैमरा में आपको सुनाऊंगा। तो इसका पार्ट 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को। और कुछ तरीका वही, आप लोग भी कहानी लिख के भेजें, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। एंड में लफ्ज़ स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में लाजमी आखिरी वर्ड स्टोरी होना चाहिए, चाहे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। कहानी वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करवाएं या लिख के भेजें, लाजमी एंड पे स्टोरी आपने मुझे ज़रूर लिखना है। सो नंबर वही है, रिपीट कर देता हूँ हमेशा की तरह। बाहर मुल्क वाले जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो +92 पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर 313665550 मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 31366 55500। जो पाकिस्तान में है वो कोड के बगैर डायरेक्ट मिलाएंगे 031366 55500। आप सबसे इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगा, आप सब देखने वालों को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।